हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सेशन को शुरू करते हैं और काम की बात कर लेते हैं। आया कि हमने ये देख लिया है कि जी नेक्स्ट जेएस के ऊपर हमने बातचीत कर ली थी और आया कि आउटलाइन आपको फॉरवर्ड की थी। डेवलपर्स उसमें मेक श्योर कीजिएगा कि आपने आया कि कितनी मॉडल्स हैं जिसको अभी तक कल से लेकर आज तक कंप्लीट कर लिया। आउटलाइन मैंने आपको कब फॉरवर्ड की थी, किस टाइम फॉरवर्ड की थी, मुझे बताइएगा कि आया कि आउटलाइन किस टाइम पे फॉरवर्ड की गई थी। दोपहर के 4:19 के ऊपर आपको फाइल फॉरवर्ड की गई थी। मुझे बता दीजिएगा कि आया कि हमने जो कुछ कवर कर दिया है वो कहाँ तक और क्या कुछ उसमें लिखा हुआ है। उस लिंक का हमने क्या फॉरवर्ड किया था, उसकी लिंक फॉरवर्ड की थी या डॉक्स फॉरवर्ड की थी? लिंक फॉरवर्ड की थी। वो लिंक एयर फॉर शेयर के ऊपर कोई भी फॉरवर्ड करिएगा प्लीज़। ठीक, फॉरवर्ड किया आपने? थैंक यू सो मच। डेवलपर्स आया कि नेक्स्ट जेएस की रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉरवर्ड की गई थी जिसके अंदर जो कुछ भी हमने कर लिया वो सब कुछ मेंशन था और जो कुछ आपको करना है वो सब कुछ मेंशन था। तमाम डेवलपर्स जो कि डायलॉग्स कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो जाग जाइएगा और सिर्फ सारा फोकस उनका प्रोजेक्ट स्क्रीन की तरफ होना चाहिए और हमारे डायलॉग्स की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हम क्विकली ये देखना चाह रहे हैं कि हम क्या कुछ कवर कर चुके हैं और आप क्या कुछ फ्यूचर में कवर कर रहे होंगे खुद के थ्रू आउट। और उसके अलावा जो कुछ हम कवर करवा रहे होंगे वो कहानी भी अभी हम देख ही लेंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट कि जी बैकएंड के रिगार्डिंग हम सब कुछ देखने लगे। लेकिन उससे पहले ये बात जान लीजिएगा कि आया कि नेक्स्ट जेएस को हमने देख लिया था जिसमें हमने ये देखा था कि सर्वर साइड रेंडरिंग इटसेल्फ क्या होती है, स्टैटिक साइड जनरेशन इटसेल्फ क्या होती है। हमने नहीं देखा कि एपीआई, बल्कि इटसेल्फ हमने एपीआई राउट्स देख लिए थे। बिल्ट इन बैकएंड क्या इटसेल्फ एक ऑप्शन था। इमेज ऑप्टिमाइजेशन हमने नहीं देखी। फाइल बेस्ड राउटिंग हमने देख ली है और एसईओ फ्रेंडली परफॉर्मेंस भी हमने देख ली है। लेकिन इसी के साथ साथ इसमें सारा बेसिक सिस्टम आपको बताया गया है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। दिल पे नहीं लीजिएगा, दिस इज़ ऑल अबाउट कि जी 13 लिखा हुआ है लेकिन मार्केट के अंदर प्लस कह रहा है। प्लस का मतलब ये होता है कि हमारे पास पहले 13 यूज़ हुआ करती थी, लेकिन अभी आपको ये बात अच्छे से मालूम होना चाहिए कि नेक्स्ट जेएस का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। कोई बताएगा हमें कि कौन सा वर्जन इटसेल्फ हमारा चल रहा है? कोई हमें बताएगा कि नेक्स्ट जेएस का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं अभी? अगर नहीं बता सके तो दिस इज़ ऑल अबाउट बड़ी ही ताज्जुब की बात होगी कि हमें वर्जन का नहीं मालूम हो। जी, कोई बता सकता है कि नेक्स्ट जेएस का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं? ये नहीं बता रहा है कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये तो ये बता रहा है कि सिर्फ 13 प्लस के ऊपर काम करेगी। 13 प्लस से नीचे जब होगी तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास काम नहीं करेगी। कौन सा 15 या 16? 15 या 16? 15 या 16? गूगल पे जाएं, सर्च करें जल्दी से। गूगल पे जाएं, सर्च करें कि आया कि नेक्स्ट जेएस का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। 16.01 का वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जेएस के अंदर अपडेट बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और दिस इज़ ऑल अबाउट, ये कह रहा है कि 13 प्लस के ऊपर काम करेगी ये टेक्नोलॉजी। लेकिन याद रखें हम
0.1 के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर हमने आया कि देखा कि जी आया कि हमारे पास पेजेस के अंदर और ऐप के पास क्या डिफरेंस था, लेकिन हमने पेजेस को नहीं देखा, हमने डायरेक्ट ऐप को देखा जो कि 16 की लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग हम यूज़ कर रहे होते हैं, और फाइल बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने राउट्स को बनाया। ज़्यादा कुछ तो हमने इट्सल्फ नहीं देखा, हमने डायनेमिक्स राउट्स को बना लिए, और सिंपल इज़ डेट हमने यूज़ राउटर यूज़ पेरम को देखा। हमने शायद गालबन अगर याद हो तो हमने यूज़ पेरम को देखा था, लेकिन आपको बताया गया था कि यूज़ राउटर का भी मेथड आपके पास मौजूद है जिसको आप इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। यकीनन आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो करने की जहमत कर लीजिएगा, क्योंकि लाजमी है कि आप इसको यूज़ करें। आउटलाइन बनाने का मतलब ही यही है ताकि आप ये सारे जितने भी गोल्स आपको दिए गए हैं ये कवर कर लें। बहुत मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिएगा आपकी डेवलपमेंट के अंदर स्पाइसीज वाला काम ये एक्ट करेगी। मतलब ये कर लेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव अप्रोच आपके पास आएगी, और आपको ये काम आता होगा तो डेफिनेटली इसका प्रोजेक्ट आप कवर कर लेंगे। मुझे नहीं मालूम कि आप लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव हैं कि नहीं है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि आप पोर्टफोलियो के ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मुझे ये भी नहीं मालूम कि आप अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं कि नहीं बैठे। और अगर मुझे नहीं मालूम तो ये सब बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि ये सारी बातें मुझे मालूम होनी चाहिए, लेकिन मालूम कैसे होंगी? क्या आप मुझे अपनी प्रोग्रेस बताते रहेंगे, लेकिन हमारे डेवलपर्स अभी तक प्रोग्रेस नहीं बता रहे कि आया कि पोर्टफोलियो रेडी हुआ कि नहीं रेडी हुआ। सिर्फ 2-3 डेवलपर्स हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो रेडी किया था, उनके अलावा बाकियों ने नहीं किया। हमारे पास 2 महीने, उसके बाद हम क्रॉस ओवर के ऊपर साइन अप करेंगे, टॉप टाल के ऊपर साइन अप करेंगे, रिमोट बेस के ऊपर साइन अप करेंगे और अपना इंटरव्यू देने की कोशिश करेंगे। उसके लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी, जिसके लिए हम एक स्लाइड बनाने लगे और उसके ऊपर प्रिपरेशन शुरू करेंगे। और कुछ जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम्स हैं, एक एजेंडा हम बनाने लगे इटसेल्फ, ताकि प्रिपरेशन शुरू करें और जॉब अप्लाई करना शुरू कर दें। इसके अंदर एक ये समझ लीजिएगा जैसे हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम अकेडमीज चलती हैं जो आपको लाइव अप्लाई करवाते हैं, इसी अंदाज के अंदर हम लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रिपरेशन भी करेंगे और जॉब पर अप्लाई भी करेंगे। लेकिन ये सारा काम हमारा क्लास के अंदर नहीं हो रहा होगा, बल्कि ये सारा काम वर्चुअली हम ऑपरेट कर रहे होंगे। और इट्स सिर्फ SMIT के जितने हमारे बैचेज हैं वो सब इसके अंदर आ सकते हैं, और उन्हीं के लिए स्पेशल इकोसिस्टम बिल्ड किया जा रहा है। ऑफ कर दें, ऑफ कर दें और 1-2 फैन ऑन कर लें। डेवलपर्स भरम रख रहे हैं, लेकिन डेवलपर्स को सर्दी लग रही है। मेमन कैंपस के अंदर भी सही है। हम अपने डेवलपर्स को फ्रेश करने के लिए मेमन कैंपस के अंदर भी 4 के 4 चिलर चलवाते हैं, ताकि वो फ्रेश हो जाएं और उनकी सांसें बहाल हो जाएं और उनका दिमाग अच्छे से काम करे। हुसैन काइंडली ये वाला जो बटन है इसको ऑफ कर दें। जी जी, नहीं, आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है हमारी, आप तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी। साउंड्स रेडी। ज़बरदस्त। तो इटसेल्फ उसके अंदर वही क्वालिफाई करेंगे, उस ग्रुप के अंदर, उस मेंटरशिप के अंदर वही डेवलपर्स हमारे आएंगे। इंशाल्लाह कोशिश ये है कि 1 महीने बाद ये सारे इकोसिस्टम हम बिल्ड करके शुरू कर दें, लेकिन उसमें वही आएंगे जिनका पोर्टफोलियो रेडी होगा, लिंक्डइन के ऊपर 3000 फॉलोवर्स उनके पास होंगे, एंड सो मोर कुछ रिक्वायरमेंट उनको दे दी जाएगी। 3000 सिर्फ कह रहे हैं, कनेक्शन नहीं चाहिए, फॉलोवर्स चाहिए। आपको कोई फॉलो करे, आप किसी को फॉलो नहीं करें, कनेक्शन बिल्ड नहीं करने, और 0 कनेक्शन से शुरू करना है हमने। ये सारी स्ट्रेटजीज हम कहाँ से निकाल लें? ये सारी स्ट्रेटजीज डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर्स और मेंटर्स के ज़रिए निकाल लें, जिसके थ्रू आउट हम चाहते हैं कि लिंक्डइन के ज़रिए क्लाइंट हंटिंग की जाए और जिसके ज़रिए हम चाहते हैं जॉब हंटिंग की जाए। वैसे तो ये इलीगल काम है कि एक वक्त के अंदर 2 से 3 जॉब ऑपरेट करना, लेकिन कोशिश ये है कि हमारे डेवलपर्स को 2 से 3 जॉब एक साथ मिल जाए, और भले फिर वो किसी और डेवलपर के ज़रिए करवा ले या जैसे भी वो मैनेज करे। लेकिन ऑलवेज अप्रोच फॉर द पॉजिटिविटी, नेगेटिव काम हमने कभी नहीं करने, झूठ नहीं बोलना, जो भी करना है मुस्बत तरीके से करना है। ये सारी चीज़ें आपसे क्यों की जा रही हैं? क्योंकि इटसेल्फ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमारा एक एजेंडा था कि कोई भी डेवलपर हमारा ये गिला शिकवा नहीं करे, ये नहीं बोले कि सर कुछ हो नहीं पा रहा। अपनी मदद अपने आप हमने करनी है, जितना पोटेंशियल आप देंगे। बस मैंने पहले भी ये कहा था, जो कुछ मैं कहूँगा अगर वो आप कर लेते हैं तो सब कुछ हो जाएगा। मजाकिया सेंस के अंदर मैं अक्सर आपसे ये कहता हूँ कि जी 90% मुझे दे दीजिएगा, नहीं दीजिएगा री इन्वेस्ट कीजिएगा खुद के ऊपर।
मतलब खुद के ऊपर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, जो कुछ है उसकी सेविंग कीजिएगा, और अब प्रोडक्ट हमने बिल्ड करनी है, और ये अज्यूम कर लें, टारगेट बना लें कि एक प्रोडक्ट हमने बनानी है जिसमें आपको कम से कम एटलीस्ट 1 मिलियन का अमाउंट चाहिए। एक प्रोडक्ट आपने बिल्ड करनी है जिसके लिए इन्वेस्टमेंट कॉल चाहिए जिसमें आपको 1 मिलियन चाहिए, और ये एजेंडा बना लें कि जितनी भी अमाउंट आप जनरेट करेंगे प्रोजेक्ट के जरिए वो सारा एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाना है। आया कि प्रोडक्ट आपका नुकसान में जाता है, कुछ आप उससे हासिल नहीं करते, लेकिन आपने एटलीस्ट प्रोजेक्ट बना के मार्केट में लेकर आना है। आपके साथ बाकी जितनी भी टीम्स हैं, क्योंकि इटसेल्फ SMIT के पास तमाम की तमाम टीम्स मौजूद है, SH UI UX डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटर्स एंड सो मोर। आपको मालूम है इंटेलेक्चुअल लोग वो हैं जो कचरे को सोना बना के बेच दें। जो लोग ये काम कर लेते हैं वो मार्केट के अंदर टॉप लेयर्स पे पहुंच जाते हैं। तो हम यही करेंगे कि इटसेल्फ हमारी कोशिश ये होगी कुछ ऐसा बना लें जिसके ज़रिए मार्केटिंग पे भी काम करें, और उसके ज़रिए मार्केट के अंदर कुछ ऐसा लॉन्च कर दें जिसकी ब्याफ के ऊपर आप एक इकोसिस्टम बिल्ड कर लें, सॉल्यूशन निकाल लें। ख्यालात देना मेरा काम है, ख्यालात आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ें फोर्सफुली नहीं करवाई जा सकती। डेवलपर्स क्या बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? कितने डेवलपर्स हैं जो कहते हैं सर हम आपके साथ हैं, आया कि जो कुछ आप कह रहे हैं आप भी अपनी तरफ से काविश करें, क्योंकि काविश या कोशिश ही हमारा काम है, इम्प्लीमेंटेशन आप करेंगे। जो डेवलपर्स कहते हैं सर हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड्स प्लीज। क्योंकि ये इटसेल्फ मेरी ज़ात के लिए नहीं है, ये इटसेल्फ हमारे लिए, क्योंकि इटसेल्फ मेरा एक प्रॉमिस था आपसे और मुझसे कि हमारा कोई भी डेवलपर कोर्स करने के बाद ये नहीं बोले कि सर फ़ायदा क्या हुआ। एक गिला शिकवा नहीं हो कि आपकी ऑटोग्राफी के अंदर ये तहरीर नहीं हो कि सर ने तो कहा था लेकिन सर ने फुलफिल नहीं करवाया। तो उसके लिए इकोसिस्टम बिल्ड किया जाएगा। लेकिन काइंडली रिक्वेस्ट है मेरी, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, लिंक्डइन बहुत पावरफुल टूल है, इसे एक्टिव कर लें। अभी तक आपको काफ़ी सारी रिसर्च इसके ऊपर पोस्ट कर देनी चाहिए थी, लेकिन रिसर्च पोस्ट क्यों नहीं हो रही? क्या कह रहे हैं? ऐसे क्या करते हैं कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप डिस्ट्रिक्ट हो जाएं? लिंक्डइन के ऊपर क्यों हो रहे हैं? बहरहाल अभी जो एजेंडा आपको मैंने दिया है कि 3 बिल्कुल अपने कनेक्शन रिमूव कर दें, सारे अपने कनेक्शन रिमूव कर दें या नई प्रोफाइल बनाएं, और आपने किसी को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी। जो प्रोफाइल चल रही है उसको छोड़ दें, उस पर जो कंटेंट आ रहा है उसको पढ़ें, एक नई प्रोफाइल बनाएं, कनेक्शन रिक्वेस्ट किसी को सेंड नहीं करनी। और कुछ ऐसा करें कि लोग आपको फॉलो करें, कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी नहीं करनी। कनेक्शन ना आपने सेंड करना है ना उसका रिसीव करना है, आपने फिल्टर डेटा करना है। फिल्टर डेटा से मुराद ये है कि आपको जो प्रोजेक्ट मैनेजर, फाउंडर्स और रिसर्च एनालिस्ट जो आपको रिक्वेस्ट भेजें, मतलब रिसर्च आपने रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट करनी नहीं है ना, आपने सिर्फ फॉलोवर्स बढ़ाने हैं और कोई भी आपको फॉलो करे। कितने? ऐसी बातें पब्लिक में नहीं करनी। अच्छा, इट्स डजंट मैटर 3 हैं या 4 हैं। अभी मेमन सोसाइटी में एक डेवलपर ने यही सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो किया और उनके 50,000 फॉलोवर्स हो चुके हैं। और मैं फॉलोवर्स की बात कर रहा हूँ, डेवलपर्स। और अगर एजेंडे के मुताबिक चलते रहे तो इटसेल्फ हम काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ जाएंगे और ख़ुद को एज अ पब्लिक ब्रांड बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये काम यकीनन इतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। काफ़ी पोटेंशियल इटसेल्फ चाहिए और कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। अगर रेगुलर इसके ऊपर काम करते जाएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। और जो 50,000 फॉलोवर्स की मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ 1 महीने के अंदर फुलफिल हुई है। जो 50,000 फॉलोवर्स की मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी वो जो डेवलपर्स हैं, वो जो प्रोफाइल है, वो लिंक मैं आपको ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर दूंगा। देख लीजिएगा कि हाउ ही डिड इट, कि किस तरीके से उन्होंने 0 to 50 के फॉलोवर्स गेन किए। और इटसेल्फ यकीनन हम वैल्यूज़ को शेयर करते हैं इंस्टेड ऑफ एनी इररेलेवेंट कंटेंट। और लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर कोई भी इररेलेवेंट कंटेंट जनरेट या पोस्ट नहीं कर सकता।
ये बातें समझ में आ गई होंगी और ये सारे इकोसिस्टम हम बिल्ड करने लगे हैं और इसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन जो एजेंडा आपको दिया है, 2 एजेंडे हैं कि आपने फॉलोवर्स गेन करने, सबने लिंक्डइन की नई प्रोफाइल बनानी है और रेगुलर एक पोस्ट करनी है और रेगुलर कैरोजिल पब्लिश करने। अभी कैरोजिल क्या होते हैं, ये पोस्ट क्या होती है, अभी रोज़ इसके ऊपर अपने सेशन के अंदर 5 मिनट के लिए डिस्कशन करेंगे और हर एक दिन हर एक डेवलपर की प्रोफाइल को चेक किया जाएगा ताकि फॉलोवर्स गेन हो जाएं और इटसेल्फ पोर्टफोलियो भी रोज़ चेक होगा क्या आया कि पोर्टफोलियो के ऊपर कितने प्रोजेक्ट हो गए। एटलीस्ट आपके पास 30 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, 10 बेसिक लेवल पर, 10 इंटरमीडिएट लेवल पर और 10 एक्सपर्ट लेवल पर। ये प्रोजेक्ट्स आपके पास अभी इस पोजीशन के ऊपर होने चाहिए और जैसे ही बैकएंड शुरू कर देंगे फिर ये प्रोजेक्ट की काउंटिंग बढ़ती जाएगी। डेवलपर्स अगर घबरा जाएंगे, सुनेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल है, तो यकीनन मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर आपने इसको इजी ले लिया मेरी बातों को और साथ साथ काम कर लिया तो यकीन जाने ये 3 महीने आपके लिए लाइफ चेंजिंग होंगे। 3 महीने के बाद आप कोई गिला शिकवा नहीं करेंगे क्योंकि इतने आउटपुट आपके पास आ जाएंगे कि आपके पास कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं बचेगा। या तो आपकी रिमोट जॉब एटलीस्ट हो जाएगी, या आपके इतने प्रोजेक्ट्स अच्छे आ जाएंगे आपको जॉब की ज़रूरत ही नहीं होगी, या आप इटसेल्फ किसी न किसी कंपनी के अंदर फिट हो जाएंगे। लेकिन इटसेल्फ यही रिक्वायरमेंट है। और याद रखिएगा हैदराबाद की मार्केट हमेशा हकीकत और सच हमने कहना है। और इटसेल्फ हैदराबाद की जो मार्केट है 60,000, 70,000, 80,000, लाख या 1.5 लाख मैक्सिमम, ये कोई सिस्टम यहाँ का है। लेकिन कराची की मार्केट ये कहती है 80,000, 90,000, 1 लाख बेसिक, एक इनिशियल अच्छे लेवल का एक जिसको स्किल्ड ट्रेनर, स्किल जो डेवलपर है हमारा। लेकिन अगर सीनियर है तो ईज़िली 1.5, 2, 2.5, 3 डिपेंड करता है कितना एक्सपर्ट है वो। तो जॉब भी करेंगे तो भी फ़ायदा, प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो भी फ़ायदा, रिमोट हाइब्रिड ड्यूटी करेंगे तो भी फ़ायदा। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर फेस करना पड़ेगा। रात को सोए नहीं सोए डजंट मैटर। इन सब कामों के अंदर एक ही चीज़ है कि दिन रात आपको एक करना पड़ेगा। अगर आप तरजीह देते हैं अपने आराम को, सुकून को, कंफर्ट को, तो फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है। लेकिन ये बात हमने पहले ही जान ली है। इतना टाइम जब हमने इसमें सर्वाइव कर लिया है तो डेफिनेटली आगे भी कर लेंगे। यकीन, उम्मीद तो नहीं है क्योंकि पूरा पूरा यकीन है। बहरहाल दोबारा से एजेंडे की तरफ आ जाते हैं। कुछ डायलॉग्स हम कर रहे थे, इसके ऊपर जो एजेंडा देता जाऊँ। अब व्हाट्सएप के ऊपर मैं एजेंडा करता रहूँगा, रोज़ पोल चलाऊँगा। काइंडली सब पोल के ऊपर एक्टिव रहा करें और पोल के ऊपर मुझे बता दिया करें कि आया कि किया कि नहीं किया, देख के नेगलेक्ट नहीं किया करें। पोल रोज़ बनेंगे और अलग अलग किस्म के पोल बनेंगे। कभी पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग होगा, कभी लिंक्डइन पोस्ट के रिगार्डिंग होगा। टेम्पलेट में आपको भेज दूंगा कि किस रिगार्डिंग आपने इंफॉर्मेशन आप पब्लिश करनी है। मॉड्यूल 2 के अंदर हमने बात की थी, डायनेमिक राउट हमने बना लिए थे, नेस्टेड राउट हमने बना लिए थे और सोमवार ये सारे काम हमने कर लिए थे। लिंक के ऊपर भी काम हमने कर लिया था और ये जो लिंक के ज़रिए हमने काम किया था डेवलपर्स, ये नेक्स्ट नेविगेशन के ज़रिए हमने किया था। लेकिन यही काम नेक्स्ट राउटर के ज़रिए भी हुआ जा सकता था। एंड देन ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आया कि अब ये जो आ जाती है एपीआई इंटीग्रेशन की रिगार्डिंग आ जाता है कि जी आया कि आपने किस अंदाज के अंदर एपीआई हिट्स करनी है, जिसके लिए कुछ हमारे पास प्री बिल्ड मेथड मौजूद होते हैं। एसएच, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स एंड गेट स्टैटिक प्रॉप्स एंड गेट स्टैटिक पाथ्स। ये कुछ मेथड्स हैं जिसके ज़रिए आप अपनी इटसेल्फ एपीआई हिट यहीं से करते हैं। और इटसेल्फ क्या लिखा हुआ है, मास्टर हाउ नेक्स्ट प्री रेंडर्स पेजेस फॉर स्पीड एंड एसीओ। कहते हैं कि जी रेंडर करने पेजेस को उसके लिए यूज़ करें, लेकिन इटसेल्फ आगे जाके इसी को आप एपीआई के लिए भी यूज़ करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने का मतलब ये है कि ये सब काम आप खुद से करें। ये सब काम इटसेल्फ आप खुद से करें। जो डेटा आपको दिया गया है एसएच, गेट, सर्वर साइड प्रॉप्स, ये सारी वही दोबारा से अगेन डेटा फेचिंग के लिए आ गई। गेट स्टैटिक प्रॉप्स, गेट स्टैटिक पाथ्स एंड सो मोर फेच या एक्सियो सो मोर। अगर नीचे गौर करें तो यहाँ पर कुछ है, ऊपर गौर करें यहाँ पर कुछ और है, लेकिन डिटेल सिनेरियो है एसएसआर, सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए। एसएसजी, जी क्या है एसएसजी? स्टैटिक साइड जनरेशन। फेच एंड सो मोर फॉर डायनेमिक स्टैटिक पेजेस। और एक्सियोस फेच का तो आपको ऑलरेडी मालूम है, जो कि यूज इफेक्ट पर रन करता है क्लाइंट साइड फेचिंग। क्लाइंट साइड से तो हमने अवॉइड करना है, इसको अवॉइड करना है। इसी की बिहाफ पे हमारे पास ये कुछ सॉल्यूशंस आए और इसको हमने सीखना है। हम अगेन वही बात, हम साथ साथ हैं, इसको लाजमी सीखें, इसको लाजमी कवर करें विद इन 2 to 3 days।
अभी जो तारीखें मैं आपको दे रहा हूँ, आपने काइंडली इन तारीखों के अंदर काम करने हैं। आप अगर अपनी तारीखों के हिसाब से काम करेंगे तो आप हमारी दौड़ के अंदर बहुत पीछे रह जाएंगे। 3 महीने का रोड मैप मैं बनाने लगा हूँ। 3 महीने का जो रोड मैप है, इसमें जो तारीख मैं आपको दूंगा उसी तारीख के अंदर अपने वो काम करने हैं। आई डोंट वांट टू हैव एन लैंग एक्सक्यूजेस, आया कि सर ये मसला है, आया कि सर यूनिवर्सिटी है, आया कि सर जॉब है, आया कि सर ये मसला है। जो तारीख है, जो काम है, उसी में आपने काम करना है, मैनेज करना है। रात को नहीं सोते, नहीं सोइएगा। 3-4 महीने जो कह रहा हूँ वो कर लें, ताकि प्रोग्रेसिव अप्रोच भी आ जाए और सब हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर कहीं ना कहीं फिट हो जाएं। ये सारी स्लाइड अच्छे से देख लें और इसके ऊपर अच्छे से काम कर लें, और 100 मोर जितने भी मॉड्यूल्स बने हुए एक एक करके कवर करें। लिखत ऐसी होती है, रिटर्न ऐसी होती है, तो डेफिनेटली आपको लगता है कि बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब करने लगेंगे तो इट्स बड़ी बेसिक लेवल की बातें हैं। फंडामेंटल लेवल पे तो हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, अब बस पढ़ते जाएं, कवर करते जाएं। कवर कैसे करेंगे? इट्स चैट जीपीटी को मना करता हूँ, लेकिन कभी भी रिसर्च के लिए चैट जीपीटी को मना नहीं किया। चैट जीपीटी को एज अ बुकलेट, किताबचा आप ले सकते हैं, उसके ऊपर पर्टिकुलर चीज़ रिसर्च करें, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दे देगा। बस एक बात मैंडेटरी है कि आप पढ़ने के आदी हों और आपको डॉक्यूमेंटेशन समझ में आ जाए। तो चैट जीपीटी इटसेल्फ बहुत ईजीएस्ट वे के अंदर आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर देता है। लेकिन उससे भी बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप डायरेक्ट उसकी मेन डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, जैसा कि नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट जेएस की मेन जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे आ जाते हैं और आया कि बात करते हैं कि जी बात करते हैं कि बैकएंड डेवलपमेंट की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, और आया कि कोई डेवलपर सिर्फ ये बता दे व्हाट डज इट मीन बाय बैकएंड डेवलपमेंट। सर्वर साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड डेवलपमेंट, हाँ जी, कोई और बता दीजिएगा, कोई और भी बता दीजिएगा व्हाट डज इट मीन बाय बैकएंड डेवलपमेंट। कोई डेवलपर बता दीजिएगा कि बैकएंड डेवलपमेंट से क्या मुराद है। कोई मुझे बता दीजिएगा कि अभी तक हम क्या कुछ कवर कर चुके हैं। इससे पहले हमने क्या किया है? फ्रंट एंड किया है। फ्रंट एंड के अंदर क्या करते थे? फ्रंट एंड के अंदर क्या करते थे? यकीनन यूआई बनाते थे, यूज़र इंटरफेस बनाते थे, जिसका काम ये होता था कि दिखाना क्या है। अब उसके पीछे एक माइंड चलता है, उसके पीछे एक जहन चलता है, और वो जहन कहाँ पे आएगा? वो जहन कहाँ से आएगा? एक अदद हमें माइंड चाहिए होता है, एक हमें लॉजिक चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस लॉजिक। जिसको हम कहते हैं बिजनेस लॉजिक आया कि वो जो दिमाग है जिसकी बिहाफ के ऊपर वो पूरी की पूरी वेबसाइट रन कर रही है, इससे पहले जितने भी काम किया वो डायनेमिक फ्रंट एंड था, उसमें लॉजिक नहीं थी। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप ये समझ रहे थे कि आपने एक डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बना ली है, तो नहीं बनाई, आपने डायनेमिक फ्रंट एंड बनाया है। डायनेमिक फ्रंट एंड से मुराद ये कि एक स्टैटिक फ्रंट एंड होता है जिसका काम ये होता है कि सिर्फ शो करवाना, लेकिन कुछ ऑपरेशनल ना होना। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऑपरेशनल वेबसाइट होगी, जिसका काम ये होगा कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो कुछ हो जाए, जब मैं सर्च करूं तब कुछ हो जाए, जब मैं फिल्टर करूं तब कुछ हो जाए, एंड सो मोर, हर काम ऑपरेशनल हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसके अंदर दिमाग भी हो, जो सोचने समझने की सलाहियत भी रखे, और लॉजिक्स हों। अब हमने एक काम किया था, दैट इज नॉन एज एपीआई। हमने क्या किया था? एपीआई के जरिए डेटा कॉल किया था, और डेटा कॉल करने पर हमारे पास कुछ डेटा आ गया था। लेकिन हम ये कहते हैं कि एपीआई बनी कैसे, जिसकी बिहाफ के ऊपर एपीआई अब हम खुद से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो एपीआई का डेटा हमारे पास कहीं से आ रहा था, अब डेटा हम खुद बनाएंगे भी और उसको मैनिपुलेट भी करेंगे। अब इससे क्या मुराद है? इससे क्या मुराद है कि एपीआई बनाएंगे भी, उसे मैनिपुलेट भी करेंगे। एक बात याद रखिएगा और इससे पहले समझ लीजिएगा, अभी जो हमने काम किया, हमारे डेवलपर्स को कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, सर इससे पहले क्या कर रहे थे और अब क्या करेंगे। इससे पहले जो काम हम कर रहे थे, दैट इज नॉन एज, क्या कह रहे हैं, एपीआई इंटीग्रेशन के ऊपर हम काम कर रहे थे। लेकिन अब हम एपीआई इंटीग्रेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे, बल्कि एपीआई डेवलपमेंट या मैनिपुलेशन के ऊपर काम करेंगे। तो इटसेल्फ अभी तक एपीआई इंटीग्रेशन के ऊपर हमने काम किया था, लेकिन अब हम एपीआई डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, और इटसेल्फ लॉजिक्स बनानी है, जिसकी बिहाफ के ऊपर हमारे पास हमारी जो वेबसाइट है उसका दिमाग बन जाए, वो सोचने समझने के काबिल हो जाए। इससे पहले हमारी वेबसाइट सोचने समझने के काबिल नहीं थी। इससे पहले हमारी वेबसाइट
डेटा स्टोरेज 0 एफर्ट्स। डेटा स्टोरेज नहीं करती थी और डेटा रिट्राइवल नहीं करती थी, मतलब ये कि डेटा के साथ मैनिपुलेशन नहीं करती थी, मतलब ये कि डेटा को डायनेमिकली हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। आपने देखा कि हमने सिर्फ अभी तक एक ही काम किया है। किसी ने गौर किया हमने डेटा में एक काम क्या किया है? नहीं, फेच करने के बाद क्या किया है? सिर्फ शो करा है। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो हमने डेटा शो किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और जो आपने जो कुछ किया था, डेटा पोस्ट किया था, डेटा को पेस्ट किया था, डेटा में डिलीट किया था, वो सुपरबेस की हेल्प से किया था। और सुपरबेस आपका या मेरा कमाल तो था ही नहीं। सुपरबेस तो प्री बिल्ड बैकएंड सिस्टम है जो कि पहले से बना हुआ है। हमने सिर्फ उसको मैनिपुलेट किया था, बल्कि इट्सेल्फ ये कहें इंटीग्रेट किया था। और इंटीग्रेशन इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स टास्क। अब असल टास्क आने लगा है। सुपरबेस जो हमने किया, हम सुपरबेस बनाने लगे। अब सुपरबेस वाला इकोसिस्टम हम जनरेट करने लगे, जिसके ऊपर हमने कहा कि जी डेटा स्टोरेज हमें चाहिए जहां से हम डेटा को स्टोर कर सकें। और इटसेल्फ हम ये कह रहे हैं डेटा रिट्राइवल हमें चाहिए, मतलब डेटा को रिसीव कर सकें और डेटा के साथ थोड़ा सा प्ले कर सकें। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? ये पॉइंट समझ लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि एपीआई डेवलपमेंट हम करेंगे, और जब एपीआई डेवलपमेंट हम करेंगे तो डेटा स्टोरेज की बात करेंगे, मतलब डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। अब डिपेंड करता है कि स्टोरेज हमारा कितना, किस लेवल का है। क्या वो न्यूरल टेक्नोलॉजी डिपेंड करता है, क्या वो न्यूरल नेटवर्क वाला डेटा है, क्या वो बेसिक लेवल का डेटा है। फेसबुक का डेटा कितना होगा? बिलियंस के अंदर है, अनकाउंटेबल है। फेसबुक का डेटा बिलियंस के अंदर है, अनकाउंटेबल है, लेकिन कितना फास्ट है। आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा और फौरन से आपका एक्सपेक्टेड पर्सन आपके एरिया का आ जाता है। उसका एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, डेटा मैनिपुलेशन कैसे हो रही है। क्या ये काम आप डायरेक्ट जेसन की फेक एपीआई या जेमिनाई की एपीआई से ये काम कर सकते हैं? क्या डेटा इंटीग्रेशन में फिल्टर लगा के ये काम कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। इसके लिए आपको पूरी की पूरी बैकएंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें लॉजिक्स बिल्ड होंगी, जिसकी ब्याफ के ऊपर आप डेटा मैनिपुलेट करेंगे। ये काम डायरेक्ट इंटीग्रेशन के जरिए नहीं होता। इंटीग्रेशन से मुराद ये होती है कि एपीआई को उठाया, सेव किया, डेटा कॉल कर लिया। लेकिन मैनिपुलेशन से मुराद क्या है? कब, कौन सा, कैसा डेटा हमने रिट्रीव करना है, ये सारी लॉजिक्स हम बनाते हैं। हासिल करना, गेट करना डायनेमिकली, और साथ साथ उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना। लेकिन जैसे फेसबुक का डेटा स्टोर है इन अ मैनर, वैसे ही स्टोर करवाना। किसी भी किताब में नहीं लिखा कि एक डेटा होगा, दो डेटा होगा। भाई ये बात कॉमन बात है कि हमारे पास बिलियंस के अंदर डेटा भी हो सकता है। अब ये डेटा डेफिनेटली आपको बेसिक लेवल पर कुछ एक्सेस मिल जाता है कि आप कुछ डेटा तो सेव करवा दें, लेकिन अगर उससे ज़्यादा भी डेटा सेव करवाना है तो हमें प्रीमियम अकाउंट परचेज करने पड़ते हैं। लेकिन लर्निंग फेज के अंदर कभी भी ये वाले काम हम नहीं करते। लर्निंग फेज के अंदर हम क्या करते हैं कि इटसेल्फ बेसिक अमाउंट हमारा काफ़ी होता है, मतलब ये कि हमें कुछ एमबीज दे दी जाती हैं। अब आप सोचेंगे सर एमबीज की बातें कर रहे हैं, आप सोचेंगे सर एमबीज में बातें कर रहे हैं, एमबी तो बहुत कम होता है। लेकिन जेसन डेटा के लिए एमबी इनफ होता है। जेसन डेटा के लिए एमबी इनफ होता है, मतलब ये कह रहे हैं कि जी आपके पास मिलियंस डेटा एमबीज में आ जाएगा। अब ये काम हो कैसे रहा होता है? जिस बैकएंड सर्वर के ऊपर आप अपना डेटा स्टोर करवा रहे होते हैं, वो डेटा कंपाइलेशन कर रहा होता है। वो जब डेटा कंपाइलेशन करता है तो वो क्या करता है, आपको तो वो एमबी में स्टोरेज देता है, लेकिन अपने पास वो स्टोरेज को एक्सपेंड कर लेता है, क्योंकि उनके सर्वर रूम में बड़ी बड़ी ड्राइव्स मौजूद हैं, लेकिन आपके पास ड्राइव मौजूद नहीं है। अगर पीछे आप देखेंगे एसएमआईटी के ऑफिस में भी, तो यहाँ पे एक सर्वर रूम बना हुआ है। ये सर्वर रूम क्या कर रहा है कि इटसेल्फ डाटा, जितना भी डेटा है वो मैनिपुलेट हो रहा है एसएमआईटी का, और आपके जितने भी सिस्टम हैं वो सारे से कनेक्ट हुए हैं, जिसमें नेटवर्क मेथोडोलॉजी यूज हो रही है। इन अ सेम मैनर गूगल के पास ट्रिलियंस का डेटा है जो कि वहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। आपके पास नहीं हो रहा, वहाँ पर हो रहा है। आप सिर्फ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और ये काम कौन करता है? बैकएंड डेवलपर। बैकएंड डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, और बैकएंड डेवलपमेंट की सैलरी 10% मैक्सिमम है फ्रंट एंड डेवलपर के कंपैरेटिव। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये बात कहीं फिक्स भी नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसको फॉलो करती है, बहुत सारी नहीं करती। बस वो तो एक सवाल करेगी कि आपका फ्लेवर, आपका टच, आपका टेस्ट फ्रंट एंड के अंदर है या बैक एंड में।
लेकिन आप शुरू में जाते ही जज्बाती हो जाएंगे और कहेंगे कि मुझे तो दोनों काम आते हैं, मैं दोनों करूंगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना हमने। ये आपको बड़ी एक लॉजिकल बात बता रहा हूं कि इंडस्ट्री में हम उड़ता हुआ तीर कभी भी नहीं पकड़ते। एक शख्स है जो मुझे सैलरी एक स्टेक की दे रहा है, तो मैं क्यों बेवकूफ़ाना हिमाकत करूंगा कि मैं उसको दो काम करके दूं। यकीनन मुझे काम आता है, यकीनन मुझे बड़ा तजस्सुस है, मैं दोनों करने के लिए अहल हूं, लेकिन सैलरी एक की दी जा रही है, तो आप दो के लिए काम क्यों करेंगे। हमारे एक डेवलपर हैं, बड़े मासूम थे, आए, वो जो बताया था 70-80 हज़ार रुपये की जा रहे हैं, उन्होंने बोला मैं दोनों काम करूंगा, कंपनी को तो फ़ायदा चाहिए, उन्होंने बोला ठीक है जी डन करो, दोनों काम करवाएंगे आपसे। वो मौसूफ परेशान हो गए, वो कह रहे कि 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है। भाई आपको कहा था कि 7-8 घंटे का काम है, 7-8 घंटे करिएगा और एक टेक्नोलॉजी का नाम लेना है, लेकिन आपने फ्लेक्स ऐसे दिए कि आपने कहा फ्रंट एंड भी करूंगा बैक एंड भी करूंगा। भाई अगर वो कह रही है कि ज़्यादा हम दे रहे हैं, लेकिन पहला सवाल उनका ये नहीं होता कि हम ज़्यादा या कम, वो कहते हैं एक्सपर्ट किस में। ये बात तो बाद में आती है, सैलरीज की बातें बाद में की जाती है, पहले हम अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाते हैं, इंटरव्यू क्रैक करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को इम्प्रेस करते हैं अपनी नॉलेज के ज़रिए। जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं उसके बाद हम सैलरीज की बातें करते हैं। और अगर कोई भी आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो सैलरी देने में कभी भी उकताएगा नहीं, वो कभी भी आपको सिर्फ डायलॉग्स नहीं करेगा, कभी भी कोई भी आपसे डायलॉग नहीं करेगा। डायलॉग वहाँ पे किए जाते हैं जहाँ पर आपसे वो सेटिस्फाई नहीं हो। जी डेवलपर्स, यहाँ तक की बातें समझ में आती हैं कि आया कि हमने क्या कुछ बातें की हैं। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी तक वो कॉन्सेप्ट हमने कैसे किया था, याद है डेवलपर्स को? यूज़र ऑथेंटिकेशन। देखिए जितनी भी डेवलपमेंट है उसमें लॉजिक यही वाली चलती है कि कब एडमिन आएगा, कब यूज़र आएगा और कब इटसेल्फ गेस्ट आएगा। ये तीन रोल हमारे पास होते हैं और इस रोल की ब्याह पे हम डिसाइड करते हैं कि किसको कितना एक्सेस देना है। एडमिन का एक्सेस कभी भी यूज़र को नहीं होता, एडमिन का एक्सेस कभी भी यूज़र को नहीं होता, लेकिन यूज़र का एक्सेस एडमिन को लाजमी होता है। गेस्ट डिपेंड करता है वेबसाइट के मॉड्यूल के ऊपर। कहीं वेबसाइट के अंदर गेस्ट मैनेजर होते हैं, कहीं वेबसाइट के अंदर कुछ खास वेंडर्स होते हैं। ये डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोडक्ट है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, जिसकी ब्याफ के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमने कब कौन सा रोल प्रोवाइड करना है। बात समझ में आती है? हमने क्या कहा कि आया कि हमें लॉजिक बनानी है, जिसके लिए हमने बिजनेस लॉजिक बना दी। फिर हमने ये कहा कि एपीआई इंटीग्रेशन हमने करनी है। फिर हमने ये कहा कि एपीआई डेवलपमेंट हमने करनी है, क्योंकि सारे काम फ्रंट एंड के अंदर हम कर चुके थे। लेकिन अब कौन सा काम करना है? सिर्फ एपीआई डेवलपमेंट का काम हमने करना है। देन आफ्टर हमने वही सारा काम डेटा स्टोरेज के अंदर प्रोवाइड कर देना है और उसको अपनी ब्याफ पर लॉजिकली रिट्रीव करना है। जब ये सारे काम कर लेंगे उसके बाद हमने ये कहना है कि किसको कितना एक्सेस देना है, जिसकी ब्याफ के ऊपर हम कहेंगे कि यूज़र अथेंटिकेट करे। अब इस कॉन्सेप्ट को लॉजिकली डिटेल में देखा था, कोई बता सकते हैं व्हाट इज मीन बाय यूज़र अथेंटिकेशन? जो अथोराइज, कोई बता सकते हैं कि यूज़र अथेंटिकेशन? और कोई? अथेंटिकेशन का बेसिक मतलब क्या है? क्या करना? रिकॉग्नाइज करना। और कोई? एक्सेस करना। और कोई? अथेंटिकेशन से मुराद ऐसे ही है जैसे कि हमारे पास लॉक और की क्या आया कि उसको एक्सेस करना, लेकिन अगर वो प्रॉपर अथेंटिकेट करे, अगर वो उसके अहल है, अगर वो उसके लिए एलिजिबल है तो उसको अथेंटिकेट करना। आया कि उसके कॉन्फिडेंशियल डेटा उसके पास मौजूद है तो अथेंटिकेट करना, जिसके लिए हमने लॉजिक बनाई थी कि भाई यूज़र है, यूज़र के पास इटसेल्फ ईमेल है, और हमने ये कहा अगर वो ईमेल उसकी एग्जैक्ट ईमेल से मैच हो जाए तो फिर उसको क्या करे, पासवर्ड के ऊपर लगा दे। और अगर वो पासवर्ड इटसेल्फ मेन पासवर्ड से मैच हो जाए, अभी मेन पासवर्ड कौन सा है? वो पासवर्ड जो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर है। तो हमने कहा अगर ये दोनों पासवर्ड मैच हो जाए उस कंडीशन के अंदर क्या करे कि इसको अथेंटिकेट कर दे।
उसको क्या कर दे डेवलपर्स, ऑथेंटिकेट कर दे, जिसकी बिहाफ पर उसको एक्सेस हो जाए जो उसकी इटसेल्फ कॉन्फिडेंशियल डेटा था या उसकी वेबसाइट थी उसका एक्सेस हो जाए। ये सारी बातें आया कि ऑथेंटिकेशन के अंदर हमने देखी थी, लेकिन याद रखिएगा ये ऑथेंटिकेशन हमने बनाई नहीं, ये ऑथेंटिकेशन हमें प्री बिल्ड मिली थी, और किसके ज़रिए की, सुपर बेस। लेकिन ये सारे काम अब इटसेल्फ हमें मैनुअली करने पड़ेंगे, क्योंकि लॉजिक्स ये जितनी भी कंडीशंस थी बनी बनाई मिली थी, अब ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। एक बार इसका ओवरव्यू कर लीजिएगा। सुपर बेस की ज़रूरत आपको लाइफ टाइम पड़ेगी। आप गूगल की ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे, आप जीमेल की ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे, आप ओटीपी की ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे, सुपर बेस। लेकिन बात यह है कि गूगल की ऑथेंटिकेशन के लिए और इस टाइप की ऑथेंटिकेशन के लिए आपको फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज चाहिए होते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर मैनुअल ऑथेंटिकेशन है तो आप खुद बनाते हैं, और जितनी भी ऑथेंटिकेशन है फिर वो हम खुद बनाएंगे। एक बार इसका ओवरव्यू कर लीजिएगा, और जितनी भी डायलॉग्स हमने किए उसको अपने जहन के अंदर रिमाइंड करवा लीजिएगा और उसका फ्लैशबैक अपने दिमाग के अंदर लाइएगा। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ बैकएंड को समझना चाह रहे हैं कि आया कि बैकएंड चल के सर है, देन आफ्टर फिर हम इसकी लॉजिक्स पर, फिर इसके देन मेन एल्गोरिथम की तरफ आएंगे कि आया कि कैसे लॉजिक्स काम कर रही है, कैसे सिस्टम काम कर रहा है। जी डेवलपर्स, फिर एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, डेवलपर्स याद है, एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, उसका नाम था, बताते हैं, जी कोई बताएगा ये क्या होता है? जी कोई डेवलपर ये बता दे कि आया कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? हाँ, डेटाबेस के मॉडल होते हैं, नहीं ये वो मॉडल नहीं है अभी, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि फ्रंट एंड बैक एंड का कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इटसेल्फ हमने फ्रंट एंड के अंदर भी पढ़े थे। क्या कह रहे हैं अहमद भाई? फैन ऑन कर दीजिएगा आगे का, या सेंटर का ऑन कर दीजिएगा साइड का। क्या करते हैं? हाँ डेफिनेटली, ये सिर्फ वो वाला मॉडल हमारे पास नहीं है, बल्कि इस मॉडल से मुराद ये है कि जो हमने फ्रंट एंड के अंदर भी देखी थी, और कौन सी, कि हमने कहा कि क्लाइंट या क्लाइंट साइड, हमने ये कहा था क्लाइंट साइड या क्लाइंट, और क्लाइंट का काम क्या है? डेवलपर्स पहली क्लास के अंदर अगर याद हो आपको तो पहली फर्स्ट क्लास के अंदर हमने डायलॉग्स किए थे HTTP प्रोटोकॉल्स के, याद है? क्या बातचीत की थी उसमें? सही है। HTTP प्रोटोकॉल्स, हाँ एग्जैक्टली, HTTP प्रोटोकॉल्स। ये बातें हमने जब की थी, जब हमने अपनी क्लास को शुरू किया था, सिर्फ कोर्स को शुरू किया था, लेकिन अगर याद हो तो हमने कहा था HTTP, जिसका मतलब था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन इसके ऊपर डिटेल नहीं जाएंगे, बस सिनेरियो आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक क्लाइंट हुआ करता था जो कि क्या करता था, रिक्वेस्ट दिया करता था। किसको रिक्वेस्ट दिया करता था?
HTTP को, और HTTP भी वो रिक्वेस्ट क्या करता था, फ्लो करते हुए इंटरनेट के ज़रिए सर्वर के पास लेके जाया करता था, और सर्वर उसको दोबारा से रिस्पॉन्ड किया करता था। फिर वो जो रिस्पॉन्स है वो किसके पास आता था, क्लाइंट के पास। और ये जो प्रोटोकॉल इकोसिस्टम हमारे पास काम करता था, ये एक नाम होता था, एक कन्वेंशन होती थी जिसको हम कहते थे IP एड्रेस, याद है? IP एड्रेस के ज़रिए सारे इकोसिस्टम काम करता था। तो यही सिस्टम यहाँ पे क्लाइंट है, और यही सिस्टम यहाँ पर सर्वर है, जिसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। डेवलपर जी, सारी वही पुरानी बातें जो पिछले माजी के अंदर हम कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। अब HTTP के ऊपर हमने बात कर ली, तो कुछ पॉइंट्स हैं वो भी देख लीजिएगा कि आया कि HTTP के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ नोन एज मेथड्स। कोई बताएगा कि मेथड से मुराद क्या होता है? एग्जैक्टली बड़ी बेसिक, ये वही बिल्कुल बेसिक लेवल वाले बातें कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं चीज़ों को, और ये तो याद होनी चाहिए हमें डेवलपर्स। बट एक्शन टू परफॉर्म आया कि हमने गेट को देखा था, आया कि हमने पोस्ट को देखा था, आया कि हमने पैच को देखा था, और आया कि हमने डिलीट को देखा था। याद है कि नहीं? ये तो मेथड्स होते हैं। एंड देन आफ्टर कोई बताएगा मेथड के अलावा क्या होते हैं? URL। और URL को हम क्या एंड पॉइंट्स नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, जो कि बताता है कि जी रिसोर्स क्या है, जो कि बताता है कि रिसोर्स क्या है, आया कि हमें जाना कहाँ है, आया कि डेटा किस टाइप का आएगा, आया कि डेटा में चेंज क्या करवाना है, ये रिसोर्स हमें बताता है। आया कि बताता है कि जी हम काम किसके ऊपर कर रहे हैं। देन कोई बताएगा कि HTTP इकोसिस्टम के अंदर तीसरी चीज़ क्या होती है, थर्ड पॉइंट क्या होता है? कोई बताएगा कि थर्ड पॉइंट क्या होता है? याद है किसी को? अब कोई मुझे सिर्फ ये बता दे कि हेडर को यूज़ तो किया था, लेकिन हेडर का मतलब क्या होता है? जी, हेडर को यूज़ तो किया था, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि हेडर का मतलब क्या होता है, हेडर की मीनिंग क्या है? कौन सा हेडर पे चलेगा? हम्म, जी, और कोई डेवलपर हमारे? सही है, ये भी सही है। दानिश, हेडर्स। बासित, हेडर्स। शयान, हेडर्स। अली, अली, हेडर्स। अली सुबह हो चुकी है। अली गुड मॉर्निंग। अली सुबह बखैर। अली कहाँ पहुँच गए आप? अली, अली आप HTML पे क्यों पहुँच गए? हम बैकएंड की तैयारी कर रहे हैं, हम वार्म अप कर रहे हैं बैकएंड के लिए। भाई हेडर्स हमने जब रिक्वेस्ट बनाई थी तो वहाँ पर हेडर पास किया था हमने, हेडर की लाइन लिखी थी, एक ऑब्जेक्ट बनाया था हेडर का। हाँ एग्जैक्टली, API वाला हेडर। क्या होता है API वाला हेडर? मेटा डेटा अबाउट दी रिक्वेस्ट, वो जो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, जिस टाइप का डेटा हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, आया के गेट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, पैच कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उसका मेटा डेटा। मतलब ये कि डेटा जेसन में होना चाहिए, डेटा का कॉन्टेक्स्ट हमारे इकोसिस्टम के अंदर सेव होना चाहिए। ये सारी बातें जो कि हम यूज़र को नहीं बताना चाहते, वो सारी बातें उसको हम मेटा डेटा कहते हैं, और उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम हेडर्स कहते हैं, और हेडर पास करते हैं। और कुछ एप्लीकेशन है वो आपने इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो सारी लास्ट के अंदर बता दूंगा आपको। चौथा पॉइंट, बॉडी। यकीनन नाम से ही जाहिर हो चुका होगा
जी डेवलपर्स, बॉडी आया कि बॉडी वो मेन डेटा जिसको या तो आप गेट करवाना चाह रहे हैं, या तो आप पोस्ट करवाना चाह रहे हैं, या आप डिलीट करवाना चाह रहे हैं, या उसको अपग्रेड करवाना चाह रहे हैं, तो वो डेटा, ये सारे जितने भी काम हैं ये HTTP पॉइंट्स हैं जिसकी बिहाफ के ऊपर HTTP काम करता है। लेकिन एक HTTP मॉडल था जिसको हमने देखा क्लाइंट सर्वर मॉडल के नाम से, उसके बाद HTTP ऑब्जेक्टिव हैं जिसके अंदर मेथड, URL, हेडर्स, बॉडी आ जाती है। अब ये क्यों बताइए, जितनी भी API इंटीग्रेशन करेंगे उसमें 4 चीज़ें बार बार आपको देखने के लिए मिलेंगी। हो सकता है 5वीं भी मिल जाए, लेकिन ये 4 मैंडेटरी हैं। हो सकते हैं 5वीं भी मिल जाए, हो सकता है 6ठी भी मिल जाए, हो सकता है 7वीं भी मिल जाए, लेकिन पॉइंट ये है कि 4 मैंडेटरी हैं, ये तो लाजमी है, ये मैंने कहा। अभी वो बातें समझ में नहीं आएंगी, अभी फिलहाल वो बातें समझ में नहीं आएंगी। ये वो बातें हैं जो कि हमने फ्रंट एंड में कहीं ना कहीं की है, तो जब भी इसके ऊपर हम डायलॉग कर रहे हैं। जल्दी से जितना भी कुछ हमने पढ़ा एक बार इसको रिमाइंड कर लें और एक बार इसको पढ़ लें। ये तो पढ़ लिया था आपने, इसको पढ़ लें। डेवलपर्स काइंडली जो कुछ हमने अभी तक यहाँ तक लिखा है इसको पढ़ के चेक कर लीजिएगा कि आया कि व्हाट वी हैव कवर्ड येट। डेवलपर्स क्या मज़ीद आगे बढ़ें? डेवलपर्स मज़ीद आगे बढ़ते हैं और व्हाट आई नीड टू डू कि अब हमने कहना है कि जी HTTP डेवलपर्स अनदर पॉइंट इज डेट क्या आया कि हमने कहा कि जी HTTP मेथड्स के ऊपर बात कर लेते हैं, तो यकीनन ये तो बेसिक सी बात है और यकीनन आपको याद भी होगी, लेकिन फिर भी आपको रिमाइंड करवाते चलें कि हमने HTTP मेथड्स के ऊपर बातें की थी, तो इसको भी मुलाहिजा कर लीजिएगा कि आया कि क्या बात हमने की थी। डेवलपर्स गेट का मतलब तो मालूम ही होगा, कोई बताएगा कि आया कि गेट का मेथड क्या करता है? गेट और फेच डेटा, और आया कि पोस्ट क्या करता है? क्या करता है? क्रिएट डेटा, डेटा को क्रिएट करता है। देन आफ्टर आया कि हमने ये देखा कि पुट क्या करता है? डेवलपर्स क्या करता है? अपडेट करता है। किसको अपडेट करता है? एग्जिस्टिंग डेटा को। देन आफ्टर पैच। एनीवन लेट मी नो व्हाट डज इट मीन बाय पैच? उसी के इंडेक्स पर अपडेट करता है। अच्छा जी, और कोई बताएगा कि पेज का क्या मतलब है? और कोई डेवलपर बताएंगे कि पेज का क्या मतलब है? जी, और कोई डेवलपर बताएंगे कि पेज का क्या मतलब है? जी, कोई बात समझ में आ रही है डेवलपर को कि क्या कहना चाह रहे हैं हम? क्या समझ में आ रही है बात? ठीक है। हाँ, क्लोज टू बी। और कोई बताएंगे कि पार्शियली का मतलब क्या है? पार्शियली के लिए या पैच का सॉरी मतलब क्या है जिसको हमने लिखा है अपडेट पार्शियली?
क्या बताएंगे कि पैच का मतलब क्या है? बज़ाहिर तो लिखा हुआ भी यहाँ पे, बज़ाहिर तो लिखा हुआ भी है कि अपडेट पार्शियली, मतलब समझ में आ जाना चाहिए था। पार्शियली का मतलब है पार्शियल में अपडेट करना। आसान अल्फाज में बताएं ना। स्पेसिफिकली किसी डेटा को चेंज करना, जैसा कि हमने कहा कि जी स्पेसिफिक डेटा को चेंज करना, जस्ट वी वांट टू चेंज द ईमेल एज वेल। हम ये चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक लेवल पर चेंज करना। हमने कहा कि जी सिर्फ ईमेल चेंज होगी, सिर्फ एग्जैक्ट डेटा को चेंज करना, पर्टिकुलर डेटा को चेंज करना। एग्जैक्ट पुट के ज़रिए भी काम हो सकता है, लेकिन हम पार्शियली डेटा की बात करें लॉजिक बेस। पार्शियली का मतलब है कि पर्टिकुलरली सिर्फ एक डेटा को चेंज करना, ओनली। पुट सबके लिए मौजूद होता है, उसमें सारे के सारे डेटा चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक भी कर सकते हैं। लेकिन पैच के अंदर कह रहे हैं सिर्फ एक। जब आप बैकएंड डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पर वैलिडेशन आप लगाते हैं। जब आप बैकएंड डेवलपमेंट करते हैं तो एपीआई सिक्योरिटी का आप ख्याल करते हैं। जब बैकएंड डेवलपमेंट करते हैं तो आप राउट्स ऐसे बनाते हैं जिस पर डेटा सारा मैनिपुलेट एक साथ नहीं हो। तो जिसके लिए हमें एक ऐसी इकोसिस्टम चाहिए होता है जिसमें एक टाइम में एक डेटा को मैनिपुलेट करें। जी, देन लास्टली वी हैव डिलीट। हमें अच्छे से मालूम है कि डिलीट का मतलब तो रिमूव डेटा ही है, और यकीनन ये बातें समझ में आ जाती होंगी, यकीनन ये बातें समझ में आ जाती होंगी। अभी ये डिटेल, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हम देखते जा रहे हैं, ये जो सिनेरियो हम देखते जा रहे हैं, इन सबको डिटेल के अंदर पढ़ना है हमने। एक एक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ये बात भी समझ लीजिएगा कि कॉन्सेप्ट इटसेल्फ हमारे पास होता है, और उस कॉन्सेप्ट को इटसेल्फ हम कहते हैं, क्या कहते हैं डेवलपर्स? जी, जी डेवलपर्स, किसी को मालूम है इससे मुराद क्या है? डेवलपर्स यहाँ पे देख लीजिएगा, मुलाहिजा कर लीजिएगा कि आया कि जब हम HTTP प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम करते हैं, रिक्वेस्ट के ऊपर काम करते हैं, तो काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज हमारे पास होते हैं जो हमें मिलते हैं। और जितने भी रिस्पॉन्स हैं यहाँ पर हमें मिल जाएंगे कि जी 100 से लेकर 199 की सीरीज़ के अंदर इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज आपके पास हैं। उसके बाद सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज के अंदर 200 से लेकर 299 की सीरीज़ के अंदर रिडायरेक्शन मैसेज के रिगार्डिंग 300 से 399, दैट्स मीन के 300 to 399, एंड सो मोर क्लाइंट एरर रिस्पॉन्सेज 400 to 499, एंड सो मोर सर्वर एरर रिस्पॉन्सिव 500 to 599। अज्यूम कर लें कि 200 से 299 की सीरीज़ को हमने देखना है, तो जी 200 का मतलब होता है ओके या सक्सेसफुल डेटा रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट का सक्सेसफुल होना बताता है कि 200, लेकिन 201 का मतलब होता है कि डेटा की क्रिएशन एक्सेप्टेड, मतलब डेटा क्रिएट हो चुका है। लेकिन जैसे ही 202 कहता है तो कहता है एक्सेप्टेड। 203 नॉन अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन, 204 नॉन कॉन्टेंट, 205 रिसेट कंटेंट, 206 पार्शियल कंटेंट, एंड सो मोर स्टेटस मिल गए। लेकिन कॉमन रिस्पॉन्स हमारे पास कौन कौन से हैं डेवलपर्स? कॉमन रिस्पॉन्स हमारे पास कौन कौन से हैं? SH 400 दैट्स मीन के बेड रिक्वेस्ट। जब सर्वर नहीं समझ पाए कि जी एरर किस चीज़ का है, तो हमारे पास बेड रिक्वेस्ट आ जाती है। अब इसके ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब यकीनन पढ़ना भी पड़ेगा आपको। ये तमाम रिस्पॉन्सेज आपको याद होने चाहिए कि किसका क्या काम है, जिसकी बिहाफ के ऊपर आप अपनी वेबसाइट में रिस्पॉन्स बनाएंगे। बस ये सर्च किया हमने, HTTP स्टेटस कोड्स। HTTP स्टेटस कोड्स सर्च करेंगे तो आपके पास MDN डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, जिसमें तमाम के तमाम रिस्पॉन्सेज मौजूद हैं। मोस्ट कॉमन हमारे पास 400 बेड रिक्वेस्ट है, 401 अनऑथोराइज्ड है, जो कि अथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। दैट्स मीन कि पर्टिकुलर पर्सन या यूज़र प्रॉपर अथेंटिकेट नहीं कर पाया।
उसके बाद पेमेंट रिक्वायर्ड है 402 404 मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स है हमारे पास जब नॉट फाउंड का पेज आता है, जिसको हम कहते हैं 404 रिस्पॉन्स। अब आया कि 404 एक कोड है जिसका मतलब है नॉट फाउंड, तो ये बात अंडरस्टूड है। जब भी मैं 404 बोलूँगा जिसका मतलब है नॉट फाउंड, डेवलपर कम्युनिटी के अंदर हमें ये बात अच्छे से मालूम होती है, तो हम ये नहीं बोलते नॉट फाउंड, हम ये बोलते हैं 404 एरर। फिर हम जितनी भी API राउट्स बनाते हैं वहाँ पर नॉट फाउंड नहीं लिखते, बल्कि हम डॉट करके आगे लिखते हैं 400 या 404, जिसकी ब्याह पे बैकएंड डेवलपमेंट में जो नोड सिस्टम हम यूज़ करेंगे वो खुद अंडरस्टैंड कर लेगा कि 400 का मतलब क्या है, वो खुद अंडरस्टैंड कर लेगा कि 404 का मतलब क्या है। अब ये सवाल आपका होना चाहिए था कि सर हम कोड यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो जिसका जवाब इटसेल्फ मैं खुद दे चुका हूँ कि हमारा जो नोड इन्वायरमेंट है इस बात को समझता है कि 400 का मतलब क्या है। तो जब हम वैलिडेशन करते हैं या एरर हैंडलिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ कोड लिखते हैं 400, उसके बाद एरर हैंडलिंग कर लेते हैं कि 400 का स्टेटस जब भी तुम्हारे पास आएगा तुमने कह देना है कि जी बैड रिक्वेस्ट, लेकिन जैसे ही 404 आएगा तो तुमने कह देना है नॉट फाउंड। और अक्सर ये इतना स्मार्ट है कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सर्वर ये खुद ही कहता है। लेकिन क्योंकि हमें तो शो करवाना है वेबसाइट में, और बातों का हम क्या चाहते हैं कि सर्वर तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्स हमें दे रहा होता है एक लाइन का पूरा, और हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा शो नहीं करना, तो हम उसको कस्टमाइज़ करते हैं फिर। तो ये रिस्पॉन्सेज हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, जिसमें खास 200 है, 201 है, 400 है, 401 है, 404 है, और एट द एंड एक और मोस्ट कॉमन एक और रिस्पॉन्स है। कोई बता सकते हैं कौन सा रिस्पॉन्स है? 500 इंटरनल सर्वर एरर। इंटरनेट नहीं चलता, सर्वर रिस्पॉन्स, देखिए इंटरनेट नहीं चलेगा तो कभी भी सर्वर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कॉमन सी बात है। इंटरनेट कनेक्टिविटी मीडियम नहीं होगा तो सर्वर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जब ब्राउज़र कंफ्यूज होता है कि मसला हो क्या रहा है, उसको खुद को नहीं पता होता, तो वो झटपट से एक ही रिस्पॉन्स देता है 500, मतलब वो खुद कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है, तो इसलिए वो कह देता है इंटरनल सर्वर एरर, उसको भी नहीं मालूम। और ये हमेशा हम रखते हैं डिफ़ॉल्ट के अंदर, ये हमेशा हम रखते हैं एल्स कैटेगरी के अंदर, लेकिन एल्स इफ के अंदर इसको कभी भी नहीं रखते। ठीक है डेवलपर्स, ये रिस्पॉन्सेज के रिगार्डिंग आया कि हमने बातचीत की। दोबारा से डॉक्स पर आ जाते हैं। फिर हमने कहा कि जी हमारे पास कुछ APIs होती हैं, जिसमें पहली API होती है रेस्ट APIs। अब जब हम API बनाएंगे तो कुछ टाइप की API होती है, जिसके अंदर पहली जो API हमारे पास होती है वो रेस्ट API होती है। कोई बताएगा कि रेस्ट API से मुराद क्या है? क्या होता है? इससे पहले जो आप API के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन याद रखिएगा वो API आपने नहीं बनाई थी, अगेन बता रहा हूँ, वो API आपने बनी बनाई उठाई थी और आपने सिर्फ इंटीग्रेशन की थी। लेकिन अब हम API डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो पहली जो मोस्ट कॉमन हमारे पास API है दैट इज़ नोन एज रेस्ट APIs। रेस्ट API का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड API जो हमारी बेसिक URL और HTTP प्रोटोकॉल्स के ज़रिए बने। बेसिक वही जो आपने जेसन का डेटा रिट्राइव किया था, उसमें आपने गेट किया था, पोस्ट किया था, उसी टाइप की सिंपल बेसिक टाइप की जो APIs होती है उसको हम कहते हैं रेस्ट API। लेकिन एक ख़ास किस्म की भी API होती है, एक ख़ास किस्म की API होती है जिसको हम क्या कहते हैं डेवलपर्स? कोई बता सकता है कि सेकंड टाइप की API कौन सी होती है हमारे पास? कौन सी? फास्ट जी। और कोई बताएंगे? और कोई? कॉमन कैटेगरी के अंदर, कॉमन कैटेगरी के अंदर, डिटेल में नहीं अभी, जो फंडामेंटल है, जो फंडामेंटल है जी। हाँ एग्जैक्टली, GraphQL।
कोई बताएगा ग्राफक्यूएल से मुराद क्या है? क्या कह रहे हैं? चार्ट्स पर यूज होती है। मे बी। और कोई डेवलपर हमारे? ग्राफ क्यूएल नाम से क्या लग रहा है? ग्राफ से सुन के तो ग्राफ ही लग रहा है। हुसैन ने बिल्कुल अच्छी तुक लगाई है, लेकिन डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता। और कोई डेवलपर हमारे? ग्राफ क्यूएल एक कॉन्सेप्ट शायद कि अगर याद हो कि पिछले किसी क्लास के अंदर भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की गई थी कि क्या बात की गई थी जी? क्वेरी बेस्ड, कंडीशन बेस्ड, लॉजिक बेस्ड। पर्टिकुलर जब आपको डेटा चाहिए हो तो आप उसमें क्वेरी लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही पुराना है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही पुराना है। जो हमारे पास ग्राफिकल जो डेटाबेस इकोसिस्टम होता है, जहाँ पर एपीआई हम हीट करते हैं, वहाँ पर ये क्वेरी लगती है, जहाँ पर हम क्वेरी बनाते हैं, मतलब लॉजिक बनाते हैं क्वेरी को। अभी तो क्योंकि अभी इतना डिटेल में नहीं जाएं, ये पूरा 2 महीने का मॉड्यूल है। हाँ, ये समझ सकते हैं जिस तरीके से हमने हैरी पॉटर सर्च किया था क्वेरी लगा के, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन की थी। यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, क्वेरी बेस्ड डेवलपमेंट। हम कहेंगे कि भाई हमारा जो डेटा है वो इस टाइप का बन जाए, हमारा जो डेटा इस टाइप का गेट हो जाए। हम जो क्या चाहते हैं कि हमारा इस टाइप का डेटा क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, तो वहाँ पे क्वेरी बनाएंगे, एक लॉजिक बनाएंगे। तो लॉजिक बेस्ड जो हमारा डेटा होता है उसको हम ग्राफ क्यूएल डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफ क्यूएल। कहानी से मज़ीद आगे बढ़ती है। फिर आखिरी हमारे पास एक और डेटा आ जाता है। कोई बताएगा कि वो टाइप कौन सी है? जी डेवलपर्स जी, कोई बताएगा कि जी थर्ड टाइप कौन सी है हमारे पास? वैसे मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है हमारे पास, ये 2 ही एपीआई यूज़ होती हैं। या तो ग्राफ क्यूएल यूज़ किया जाता है या रेस्ट एपीआई को यूज़ किया जाता है। अब वैसे तो काफ़ी सारे हैं, आपको इंटरनेट पे जाएंगे तो काफ़ी सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, लेकिन जिस आउटलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं उसके मुताबिक हम इन चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे। इंटरनेट पे काफ़ी और मज़ीद डिटेल कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा जो कि टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, लेकिन हमारा फोकस इस पे होगा। और वैसे तो काफ़ी है, तो इट्स भी 2 भी काफ़ी है हमारे लिए भी। अब रेस्ट एपीआई की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी क्या होगी? एक्सप्रेस जेएस के ऊपर हम काम कर रहे होंगे। सेटअप किस चीज़ का करना है आपने? रेस्ट एपीआई के ऊपर जब हम काम कर रहे होंगे तो एक्सप्रेस जेएस के ऊपर हम काम कर रहे होंगे, जो कि नोड इन्वायरमेंट के ऊपर ही चलता है। और जितना भी काम है वो नोड जेएस है, तो डेफिनेटली नोड इन्वायरमेंट के ऊपर काम करेगा। लेकिन एक जो फ्रेमवर्क हमें चाहिए वो हमारा एक्सप्रेस जेएस होगा। एक्सप्रेस जेएस जिसके अंदर हम नोड इन्वायरमेंट वाला काम करेंगे, नोड जेएस लिखेंगे हम। क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेस जेएस मतलब एक्सप्रेस जेएस खुद कुछ नहीं है, नोड जेएस ही है। नोड जेएस को लिखने के लिए एक्सप्रेस जेएस यूज़ करते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए क्या यूज़ किया? रिएक्ट जेएस। मतलब जावास्क्रिप्ट कर ली थी, उसको मैनिपुलेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए था। वो फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ किया था? रिएक्ट जेएस। इन अ सेम सिनेरियो नोड जेएस लिखने के लिए हमें एक्सप्रेस जेएस चाहिए होगा फ्रेमवर्क के। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब एक्सप्रेस जेएस की पूरी लाइब्रेरी बनाएंगे, पूरा फाइल बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर नोड जेएस वाला काम करेंगे। मतलब इसको आप अज्यूम भी नहीं कर सकते, थोड़ा डिफरेंट है सारा काम। वो जो फ्रंट एंड आपने किया है वो डिफरेंट होता था, बैक एंड बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो मैं बताता हूँ अभी, वो बताता हूँ। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको इंस्टॉल करने अभी इस लेवल के ऊपर तो इटसेल्फ कुछ भी नहीं चाहिए, बस कुछ तो चाहिए होगा। डेफिनेटली कुछ तो चाहिए होगा, और वो कुछ क्या चाहिए वो समझ ली। मतलब कुछ
इन अ सेंस के अभी बस एक सेटअप करके आ जाइएगा, बाकी फ़िलहाल अभी रिक्वायरमेंट नहीं है।